उर्दू और भिवंडी और बम्बई का जो रिश्ता है, वो जो एक पुल है जिसके सहारे हम भिवंडी पहुँचे, आज इत्तेफाक से वो शख्सियत हमारे दरमियान है। मैं इरफान जाफरी साहब से इस प्रोग्राम की सदारत की दरख्वास्त करूँगा। इसलिए कि भिवंडी के हवाले से इरफान जाफरी साहब की शख्सियत ऐसी है कि भिवंडी वाले ये समझते हैं कि ये भिवंडी के ही तो इरफान भाई आइए। और आज इस मुज़ाकरे में दो जो कलीदी मुकर्रिर हैं, एक तो ज़ाहिर है कि आप सब जानते हैं कि प्रिंसिपल अंसारी ज़ियाउर रहमान साहब हैं, और एक साहब बहुत मुखलिस है और जिनको हमने मदऊ किया है, उनका नाम मुखलिस मधु है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम है उसमें एक ही आदमी मुखलिस साहब का मामला ये है कि ये जो हम लोग रईस स्कूल के प्रोग्राम्स में जब कोई अगर गया हो, जिसको तजुर्बा हो, क्या शानदार प्रोग्राम होता है, लेकिन जो सारी प्लानिंग, सारी मेहनत खामोशी से जो शख्स करता है वो मुखलिस है। और नाम से के हिसाब से ये इनका जो है वो झलकता है। मुखलिस भाई आप यहाँ आ जाए। जिया सर और जिया सर से दरख्वास्त है कि आप यहाँ आ जाए। और इस दरमियान देखिए बहुत मुशायरे के हवाले से और टीवी जर्नलिज्म के हवाले से उर्दू की बहुत बड़ी शख्सियत भोपाल से तशरीफ लाए हैं मेहताब आलम साहब। मेहताब भाई का ताल्लुक शोबे उर्दू से हम लोगों से बड़ा पुराना है और ये बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। वस्त हिंदुस्तान में उर्दू इनका रिसर्च है, बहुत 2 जिल्दों में है मेरे ख्याल से। एक जिल्द में मैंने तबसरा भी किया था। बड़ा वक़ी काम है और टीवी से जुड़े हुए हैं। भोपाल में क़याम है आपका और मुशायरे के हवाले से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो है वो उर्दू के फ़रोग़ का काम कर रहे हैं। बहरहाल भिवंडी में उर्दू एक मुज़ाकरा है। भिवंडी में जब मैं आमिर पहली बार गया था तो दोस्त मेरा चला गया कोरोना में, अख्तर जमाल ने बुलाया था अपने यहाँ, उसने नशिश की थी। तो एक अजीब सा शोर उठता महसूस हुआ। जो बम्बई का जो शोर है उससे ज़रा अलग है। बम्बई में बहुत शोर है, जो साउंड पोल्यूशन बम्बई में है या मेट्रो शहरों में जो साउंड पोल्यूशन जो होता है, सौती आलूदगी, वो अमूमन रहती है, लेकिन वो उसमें एक आहंग था। शायद यही आहंग है कि वो आहंग की देन है कि भिवंडी में शोहरा की कसीर तादाद है। मतलब आपको हर गली हर नुक्कड़ पे शायर या फिर शायरी को पसंद करने वाला या शायर दोस्त, शेर दोस्त शख्स मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया और अख्तर जमाल गया। उसके बाद से भिवंडी से एक ताल्लुक़ पैदा हुआ। तो भिवंडी को देखा करीब से। शहर को जब दूर से देखिए तो शहर आपसे खुलता नहीं है। शहर को देखने के लिए उसके अंदर दाखिल होना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। उसकी गलियों में जाना पड़ता है, उसके आम लोगों से मिलना पड़ता है। शहर ख़ास लोगों से आपको तारुफ अपना नहीं बनाता, आम लोगों से आपको मिलना पड़ता है। तो जब जाना आना हुआ भिवंडी में तो ये एहसास हुआ कि ये बुनियादी तौर पर उर्दू का शहर है। पारचा बाफ़ी उसकी सनती शनाख्त है, लेकिन उसकी तहजीबी शनाख्त उर्दू है। उसकी हर गली में आपको उर्दू मिल जाएगी, उसके लोगों में गुफ्तगू आप करेंगे तो उर्दू मिल जाएगी। उसकी जो आम ज़िंदगी के मामूलात हैं उसमें उर्दू तहजीब की तर्जमानी मिल जाएगी। तो ये ज़रूरी समझा गया कि हम जश्न उर्दू करें, तो जो हमारे उर्दू के इलाके हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, उनको भी बयान किया जाए, उन पर भी गुफ्तगू की जाए। बहुत अच्छा। तो आज की इस गुफ्तगू के लिए ये मुखलिस मधु साहब, आप इनको समाप्त करेंगे। ये सिर्फ गुफ्तगू से नहीं, आपकी जो जिस्म की हरकत और सरकनात है उससे भी आपकी तहजीबी तशख़्ख़ुस का पता चलता है। जो शनाख्त है वो ज़ाहिर करती है शख्स, तो उसमें आपके अंदर कितनी उर्दू है वो ज़ाहिर करता है। तो मुखलिस साहब से आप जब भी मिलिए, जब गुफ्तगू कीजिए, तो आपको एक अलग तरह की तमानियत का एहसास होता है।
वाह वाह। तो ये उर्दू का जादू है। आप एक बड़े इल्मी खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। आइए डॉक्टर खालिद साहब तशरीफ़ ले आए। खालिद साहब हम जैसे बीमारों का इलाज करते हैं, डॉक्टर हैं और बड़े डॉक्टर हैं। हमारे शहर में जो मुसलमानों के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसी में एक अस्पताल जो है वो साई हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर हैं आप और बड़ी समाजी शख्सियत हैं। कोरोना के ज़माने में आपका बहुत बड़ा काम है। इस शहर में जो कोरोना की जो मुसीबत थी, उसमें लोगों को जो बचाने में जो लोग फ्रंट लाइन पे थे, उसमें से आप थे। मेरे बहुत बचपन के दोस्त थे खालिद भाई। यहाँ कुछ बच्चे अपने इलाके के भी, हम लोग गोवंडी में हमने परवरिश पाई है, खालिद भाई और हमने। और एक तरह से हम एक ये तासुर बनाया जाता है कि गोवंडी एक स्लम का इलाका है। स्लम के इलाके से कैसे, स्लम में ही उर्दू है और उर्दू से पढ़ के आप जो है वो साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन सकते हैं। ये मिसाल है। खालिद भाई, अभी एक मुज़ाकरा है भिवंडी में उर्दू, और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो हम लोग वहाँ चलेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुखलिस मधु साहब की जो शख्सियत है वो, उसमें उर्दू आपको नज़र आएगी। मैं दरख्वास्त करूँगा भिवंडी के हवाले से जो आपके मुशाहिदात हैं उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत के बारे में, वो उसका इजहार करें जनाब मुखलिस मधु साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कमर साहब अगर मुझे बताते तो मैं ज़रा अच्छे कपड़े पहन कर आता, जैसे ये दोनों सामान पहन कर आए। बहरहाल मेरा नाम मुखलिस मधु है। मैं ठीक है ना सर? नहीं, मैं पहनूं या मेरा भाई सादगी में भी क़यामत की अदा है। मेरा नाम मुखलिस मधु है। मैं शहर भिवंडी का एक लफ्ज़ है मराठी में मूलवासी। मेरी पिछली जितनी जनरेशन को मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मेरी अपनी जनरेशन, आपको बता दूँ मेरे पास मेरी पिछली 10 पीढ़ियों के नाम मौजूद हैं। ये ऐसा कम इत्तेफाक होगा आज की जनरेशन के साथ, जो मेरी जनरेशन है उसके साथ। तो हम लोग बुनियादी तौर से भिवंडी वाले हैं। भिवंडी कोकन का हिस्सा है और भिवंडी जिस तरह कोकन के, इससे पिछले सेशन में बातें हुई कोकन के ताल्लुक से, भिवंडी में बता दूं आपको कि कोकन के कदीम शहरों में से एक शहर है। बंदरगाह की हैसियत रखता है भिवंडी। भिवंडी शहर की शुरुआत जहाँ से हुई है वो बंदरगाह, खाड़ी से हमारे करीब एक खाड़ी है, वहाँ एक बड़ी बंदरगाह हुआ करती थी किसी ज़माने में। आज सिर्फ खाड़ी रह गई है और बल्कि नाले की शक्ल अख्तियार कर गई है। बाकायदा वहाँ पर एक कस्टम हाउस हुआ करता। तो गोया अरब से जो ताजिर आते थे शहर भिवंडी में, तो वो हमारे इलाकों में वो लोग रचे बसे। हमारे इलाके के मोहल्लों के नाम भी उसी हिसाब से, बंदर मोहल्ला है, सौदागर मोहल्ला है और हमाल बाड़ा है, यानी वहाँ पर हमाली करने वाले लोग रहते थे। तो इस तरीके से जो असरात पाए जाते हैं और अरबों का और हिंदुस्तानियों का मिलन जो है वो कोकन की वजह बना। कोकन की पट्टी जो बनी है, जो खूबसूरती आई है, उसमें अरबी नस्ल का बड़ा दखल है, जो हम लोगों के रंग रोगन में भी दिखाई देती है। और बहुत सारी चीज़ें, हमारे अतवार भी अरबों से, अरबी नस्ल से मिलती हैं। उसमें एक जिक्र करूँ मैं गुस्से का भी, ये एक बड़ा उनसुर है कि अरब जो है बहुत सख्त गिर पाए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कोकनी समाज में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो भिवंडी जो है बेसिकली कोकन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इख्तिलात हुआ है बहुत सारे मौक़े से। जैसे 1857 की जो गदर हुई, उस वक्त नॉर्थ से जो लोग चल कर आए, वो बड़ी तादाद भिवंडी में आई
उस ज़माने में। और बाद में मुख्तलिफ फसादात जैसे जैसे हिंदुस्तान भर में हुए हैं, लोगों ने नकल मकानी की है, तो भिवंडी को उन्होंने अपना मस्कन बनाया है। और जिस शोर का इन्होंने जिक्र किया वो शोर पावरलूम्स का है। और ये मजदूर तबका जो ख़ास तौर पर भिवंडी चल कर आया है, इसने भिवंडी को एक शनाख्त दी कि भिवंडी उस ज़माने में मैनचेस्टर कहलाता था पावरलूम के हवाले से। उसके साथ साथ जब ये मजदूर तबका आया तो इनके साथ इल्म और अदब भी चल कर आया भिवंडी में। और इस इख्तिलाफ के साथ भिवंडी ने अपनी अदबी शनाख्त भी बनाई, जिसमें बहुत बड़ा रोल मुशायरों का था। इरफान जाफरी साहब का ताल्लुक़ तो भिवंडी से बाद में पड़ा, पहले अब्बू का जिक्र आता है कैसरुल जाफरी साहब ने बेशुमार मुशायरे भिवंडी में पढ़े। यानी वो ज़माना वो था, बताते हैं, हमने सुना है हमारे वालिदैन से, हमारे बड़े लोगों से, कि फजर की अजान हो जाती थी तब जाके मुशायरा बंद होता था। ये उस ज़माने की बात। शाहिद लतीफ़ साहब भी हमेशा अपनी तकरीरों में जिक्र करते हैं। तो मुशायरों ने भी भिवंडी की फ़ज़ा को जो है वो अदबी रंग रूप अता करने में बड़ा दखल है मुशायरों का भी। मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो मेरी निगाह पड़ती है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जानिब। भिवंडी की वो बहुत मशहूर अदब में जिसका बड़ा मकाम है, कॉन्फ्रेंस, जिसको भिवंडी कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में उस पर बैन लगा हुआ था, ऐसा बताते हैं। और जो लोग बम्बई में होनी थी वो कॉन्फ्रेंस, और चूँकि बम्बई में गिरफ्तारियों का ख़दशा था तो जो भी मुसन्निफ़ीन पूरे हिंदुस्तान से आ रहे थे उनको कल्याण स्टेशन पर रोका गया। और कल्याण स्टेशन पर शायद कोई एक सिगरेट का डिब्बी जो है वो निशानी थी कि हर शख्स जो है वो डिब्बी बताकर उन मुसन्निफ़ीन को, उस कॉन्फ्रेंस में आने वालों को वो रोक लेते थे और वो सीधा लेकर उसको भिवंडी आते। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो रईस हाई स्कूल में मुनक्किद। रईस हाई स्कूल उस ज़माने तक एक तवाना नाम था उर्दू ज़ुबान की तदरीस के हवाले से। उर्दू ज़ुबान की दीगर जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो रईस हाई स्कूल उसका मस्कन था, वो मादर इल्मी था, आज भी है। 98 बरस पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, रईस हाई स्कूल का क़याम हो चुका है। और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी ताल्लुक़ है। हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि हम लोग आज वहाँ पर तदरीस जैसे उम्दा फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह हमसे अच्छे काम ले ले, इस बात की अल्लाह से दुआ है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने, तरक्की पसंद की उस कॉन्फ्रेंस ने भिवंडी में बहुत सारे कॉमरेडों को जन्म दिया। और उन कॉमरेडों ने उस सनत का मैं जिक्र फिर से करूँगा, पावरलूम सनत का, कि उन्होंने उसकी यूनियनों के लिए काफ़ी काम किया। और ये तमाम राब्ते की ज़ुबान जो है वो उर्दू ठहरी। तो जो तरक्की पसंद के जो पसंदों के जो मुशायरे हुए, छोटी छोटी मजलिसें हुई, बहुत छोटी छोटी मजलिसें हुआ करती थी, तो उसमें भिवंडी का भी बड़ा दखल है। तारीख़ में आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकायदा अगर आप तफसील में जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको उसकी तफसीलात भी मिलेगी। मुझे भी आज भी हाल ही में, मैं समझता हूँ 1 हफ़्ता पहले भी, मुझे एक अमेरिका की बुक टकराई है जिसमें बाकायदा भिवंडी का बाकायदा उन यूनियनों का जिक्र मिला। और उसमें मेरे अपने चचा जो थे इब्राहिम मधु, बहुत बड़े कॉमरेडियत का बड़ा नाम था तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में, कॉमरेड इब्राहिम मधु का, जो सेंट जेवियर्स के तालिब इल्म थे और शहर भिवंडी के बड़े लीडरों में शुमार था उनका। तो उनका भी उस किताब में तज़किरा है बाकायदा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भिवंडी इस मामले में एक आलमगीर शोहरत याफ्ता शहर है, अदब के हवाले से भी, सनत के हवाले से। और उसी पर आज गुफ्तगू हो रही, तो मैंने ये चीज़ मुनासिब समझी कि इन तमाम चीज़ों का मैं तज़किरा करूँ। आगे बढ़ते हैं हम, तो अब हमारी बारी आती है। आज से 30-35 साल पहले जब हम जैसों ने आंखें खोली तो हमने रईस हाई स्कूल के ग्राउंड पे, यासीन वकील साहब यहाँ मौजूद नहीं, एडवोकेट यासीन मोमिन, जिन्होंने भिवंडी शहर में 80s के ज़माने में मुशायरों के ज़रिए धूम मचाई। और भिवंडी शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में बिला मुबालगा सिर्फ़ और सिर्फ मुशायरों के नाम से जाना जाता है। यासीन मोमिन साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। और ये किरदार भी जो है कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की देन। यासीन साहब बहैसियत एक मेंबर के सोसाइटी के, वो पूरी सोसाइटी का जोर लगा देते थे मुशायरों के इनेकाद के लिए। और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शायर बचा नहीं है जो हिंदुस्तान में भिवंडी में ना आया हो और उसने शायरी ना की। कमर साहब वगैरह जैसे बहुत सारे शोरा, इरफान जाफरी जैसे तो हैं, इनके वालिदैन ने भी यहाँ पर, शाहिद लतीफ़ साहब के वालिद ने भी वहाँ पर शायरी की है। जमील मुरस्सा पूरी साहब भी वहाँ पर आ चुके, नदीम सिद्दीकी के वालिद जो हैं। और ऐसे बहुत बड़े, कैफी आज़मी, और ना जाने हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर था जो ना आया हो। अहमद फराज आए हैं।
तो भिवंडी शहर मुशायरों के हवाले से बहुत मशहूर है। तो ये तमाम खाका, ये तमाम तारुफ जो है वो एक हमारे अपनी अहमियत की सनद देने के लिए काफ़ी है। और ये आज का सेशन ख़ास तौर पर बम्बई जैसे शहर में भिवंडी के नाम से मुनक़िद करना, मैं ख़ास तौर पर कमर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब चूँकि कमर सिद्दीकी साहब अगले प्रोग्राम की तैयारी के लिए मराठी भाषा भवन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अपने भिवंडी में उर्दू के मौजू पर पुछाई करने के लिए मैं प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब को दावत देता हूँ। साहब को बुलवा लीजिए, इनको जाना है असल में। हाँ, सेशन हॉल वो असल में वहाँ हॉल खाली हो जाएगा ना, तो तो पहले सर हाँ जी जी ठीक है, तो ठीक है, तरतीब में मुज़ाकरा है, तो तरतीब में थोड़ा तब्दीली के साथ मैं बड़े अदब व एहतराम से जनाब इरफान जाफरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हाज़रीन महफिल, ये मेरी इंतहाई खुशबख्ती है कि ये उस्ताद कमर सिद्दीकी मुझ पर डाल के गए हैं। ये इतनी हसीन भी हो सकती है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के दरमियान सदारत कर रहा हूँ। बात अभी जिस तरह से मुखलिस ने शुरू की, मैं चूँकि सब मेरे छोटे भाई हैं तो मैं साहब जनाब का क़ायल नहीं। मुखलिस ने अभी महताब भाई जिस तरह से भिवंडी को आपके और हमारे सामने रखा, मैं एक शेर के साथ शकील भाई अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मैं और शेर गोई रिसालत माँ पर, क्या बात, मैं और शेर गोई रिसालत माँ पर, शबनम रखी न जाए कफ़े आफ्ताब। अब जो है मैं यहीं से अपनी थोड़ी सी जो बातें शुरू करूँगा कि हमने और भिवंडी वालों ने खुद भी एक छोटा सा नाम भिवंडी कॉरपोरेशन के साथ कहीं जोड़ा हुआ उस इमारत पर। जी, हमें मेरा ऐसा ज़ाती ख्याल है कि हम भिवंडी वालों को उसको निज़ामपुर कहना शुरू करना चाहिए। अब मैं किसी पर नहीं कह रहा कि हर बात मानी जाए मेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कि हम इलाहाबाद के लोग, हम ज़िंदगी अपनी नस्लों को भी ये बता कर जाएंगे कि बच्चों अपने शहर को इलाहाबादी कहिए, इसलिए कि भिवंडी कब नाम हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन निज़ामपुर, जैसे मुबीन साहब बैठे हुए हैं, खुद निज़ामपुर के ही हैं, तो आप देखें कि ये शख्स आखिर कौन था जिसके नाम पर निज़ामपुर रखा गया। भाई किसी ना किसी के नाम पर तो रखा गया होगा। तो मैं ये चाहूँगा, और इलाहाबाद में एक कैसरुल जाफरी साहब के नाम पर एक जश्न था, तो वहाँ पे स्वालिया बाजी ने कहा था कि आज के बाद हम कैसरुल जाफरी को कैसरुल जाफरी इलाहाबादी कहा करेंगे। अच्छा, तो ये जो शहर का नाम आपके नाम से जुड़ता है, तो आप शहर को कुछ नहीं देते, शहर ही आपको सब कुछ देता है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से अगर कहूँ तो मेरी शनाख्त में बम्बई के साथ साथ अगर किसी अव्वल शहर का नाम मैं शरीक करूँ, शामिल करूँ, तो वो निज़ामपुर। मैं अगर भिवंडी के और निज़ामपुर के बहुत अच्छे और बहुत मुखलिस लोगों और ज़ियाबार लोगों के दरमियान नहीं होता, तो मैं शायद इरफान जाफरी बनने में मुझे थोड़ी सी देर लग गई। मुझे मुझ पर करम है निज़ामपुर भिवंडी का। वहाँ मुझे इतने मुखलिस लोग मिले हैं, और वो सब के सब उर्दू के हवाले से मिले, शेरगोई के हवाले से मिले, अफसाने के हवाले से मिले। मुबीन साहब एक बड़ा नाम है हमारे शहर का और अफसानों का। अगर मैं स्कूलों की बात करूं, तो अभी जैसे हम इसके पहले के मुज़ाकरे में शामिल थे जिसमें कोकन में उर्दू
तो कोकन का एक बड़ा हिस्सा तो निज़ामपुर भिवंडी भी है, भिवंडी ही ये कहना चाहिए। कोकन के दूसरे जो अजला हैं, जो दूसरे शहर हैं, भिवंडी की तरह उन्होंने खिदमत ज़रूर की होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उर्दू की तरवीज में, उसकी इशाअत में, उसकी तबलीग में निज़ामपुर का जो हिस्सा है वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। ये शहर जो है ये सिर्फ मोहब्बतों का शहर नहीं, ये सिर्फ शख्सियत परस्ती का शहर नहीं है, ये ज़बान के हवाले से, ज़बान दानों से मोहब्बत का शहर, और ये सबको नसीब नहीं होता है। ये हिंदुस्तान में कुछ ही शहरों को नसीब हुआ कि वो अपनी ज़बान के हवाले से जाने पहचाने। अब वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो या और दूसरे मराकज़ हों उर्दू के, अब वो तरतीब सिमट कर महाराष्ट्र में आई। अब वो कामठी हो, भिवंडी हो, मालेगांव हो, शोलापुर हो, और इसकी जो सरखेली जो शहर कर रहा है वो निज़ामपुर भिवंडी का। तो मेरे ख़्याल में अब मुझे इससे ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए कि सदारत जो है वो मुख्तसर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ोए अंसारी का एक जुमला याद आता है मुझे उस जुमले पे मैं अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और बात चूँकि वालिद की है तो वालिद मोहतरम का नाम आ जाता है, जैसे मुखलिस ने भी दिया, दीगर बात भी। कैसरुल जाफरी की दूसरी किताब दश्ते बेतमन्ना का इजरा भिवंडी में हुआ था, रईस स्कूल के ग्राउंड में हुआ था, मैदान में हुआ था। आप यकीन करेंगे कि पूरा रईस स्कूल का पूरा ग्राउंड लोगों से भरा पड़ा था। ये मंज़र में मेरी निगाहों ने उसके बाद किसी किताब के इजरा में पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ आप सब गए हैं, आपने उस मैदान को देखा है, जहाँ मतलब इतना अज़ीमुशान उर्दू मेला हुआ था। और उर्दू मेले के हवाले से अगर मैं असलम साहब को याद नहीं करूँ तो असलम साहब का हम पर एहसान था कि उन्होंने हमारी बात मानी, और रईस स्कूल ने उस उर्दू मेले को जिस तरह से सजाया संवारा, जिसमें ज़िया भाई, जिसमें मुखलिस, जिसमें इनके रफ़ाकार, कुछ हम लोग भी, इम्तियाज़ खलील, उवैद आज़म आज़मी। तो उर्दू मेले ने वहाँ जो फ़िज़ा कायम की थी वो बरसों याद रखी है। वहाँ जो किताबें बिकी, और किताबें किसने ख़रीदी? वहीं के बच्चों ने ख़रीदी, और उन किताबों को वहीं के बच्चे पढ़ेंगे। एक काटूंगा वो दौर था नोटबंदी का। यस, नवंबर में नोटबंदी हुई थी और दिसंबर में 2016। तो आप देखें कि कैसा मतलब है कि कार्य खैर किया रईस स्कूल ने और दूसरे मदारिस ने। मैं अपनी बात पे लौटता हूँ कि ज़ोए अंसारी साहब ने एक जुमला कहा था जो मैं अक्सर कहीं दोहरा देता हूँ कि भिवंडी में सिर्फ कपड़ों के ताने बाने नहीं बुने जाते, भिवंडी शहर में शेर और अदब के भी ताने बाने बुने निज़ामपुर सिटी, तो वो चौंक गया, निज़ामपुर सिटी। फिर बाद में मैंने पूछा, फिर आगे भिवंडी लिखा। अच्छा। तो वो कमेंट उसमें है निज़ामपुर सिटी। एक्चुअली मसला ऐसा है कि भिवंडी और निज़ामपुर इसके अच्छा। दरमियान में एक नदी है, नदी जैसी है, अच्छा। और ये दो इलाके हैं, अच्छा। इसलिए इनकी म्यूनसिपलिटी का नाम भी भिवंडी निज़ामपुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अच्छा। ये दो इलाके मिलकर हैं, इस वजह से ये चले खैर। लेकिन हम भिवंडी लोग ज़्यादा हावी हो गया निज़ामपुर। मैं निज़ामपुर की ना वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, भिवंडी का सबसे पुराना नाम जो है इस्लामाबाद है। ये आदिल शाही ने जब यहाँ पर भिवंडी को अपने कब्जे में लिया तो उसको इस्लामाबाद नाम जी। उसके बाद जो है ये आदिल शाही का जो अहमदनगर के निज़ाम से था, उनकी जो रिश्तेदारी हुई चांदनी की वजह से, तो ये निज़ाम जो है निज़ामाबाद जो है अहमदनगर के इसमें तसल्लुत में चला गया, तो उस वक्त इसका नाम निज़ामपुर था। देखिए बात सामने आ गई
चलें, बहुत शुक्रिया। और भाईजान मैं भेमड़ी भी कहते थे प्रोग्रेसिव उसके बाद आया। भेमड़ी कॉन्फ्रेंस। उससे पहले- उसके उससे बाद पहले भीमवाड़ी भीमवाड़ी यहाँ नाम पर था। भीम जो है ना, भीमवाड़ी राजा ने यहाँ पर कब्जा किया, तो वो फिर भीमवाड़ी इसके नाम से भीमवाड़ी प्रोग्रेसिव कॉन्फ्रेंस भेमड़ी। तो है ना। शुक्रिया ना, नहीं जितना है उतना गनीमत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इरफान एक बार जाफरी और साहब। माजरत चाहता हूँ, वहाँ पे हाँ, सेशन इरफान हॉल भाई, शुरू बहुत हो रहा है। शुक्रिया जितना वक्त आपने दिया है। बहुत शुक्रिया अजीम। दर्शनल अभी रह जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी। भिवंडी में उर्दू, अभी इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ सर ऐसे आ गया। कोकन में उर्दू, सर, आप ही ना। तो नहीं, असल में कोकन वो- का ही एक इलाका भिवंडी, लेकिन डिस्कम्फर्ट। भिवंडी की इतनी उर्दू में अहम खिदमात है कि एक अलग से मौजू रखा गया भिवंडी में उर्दू, जिससे आप उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और हमारे बीच एक मेहमान खुसूसी हैं गाथा जाधव, जो पेशे से क्लासिकल सिंगर हैं, अच्छा। और आज उनका आखिरी प्रोग्राम जो गीत संगीत है वो पेश करेंगी, ये और उनके भाई गमधार जाधव। उनके बारे में एक दो चीज़ अर्ज कर दूं कि उनकी पीएचडी का जो मौजू है, उर्दू की बात हो रही है, तो निदा फाजली और मराठी के कौन शायर हैं, सुरेश भट्ट पर उनका तकाबुली मुताला है, पीएचडी का टॉपिक है उनका। और पीएचडी करने से पहले उन्होंने उर्दू सीखने के लिए शोबे उर्दू में एडमिशन लिया, और सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, यानी स्क्रिप्ट सीखने के बाद, उन्होंने उबैद सर के अंडर में गज़ल सराई का जो गज़ल एप्रिसिएशन का कोर्स है उसमें भी हिस्सा लिया, ताकि गज़ल को वो अच्छे तरीके से समझें, और वाह। फिर अब वो तहकीक कर रही हैं। बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अब मैं और एक चीज़ और भिवंडी के बारे में मैं भी आता जाता हूँ, तो ससुराल है, आना जाना। समझे? सर समझ गया, सर समझ गया। तो जितने मैं उनकी ज़बान से कहलवा दिया। मैंने कह दिया, तो जितने दुकानों पर साइन बोर्ड उर्दू में मैंने भिवंडी में देखे, मैंने किसी और शहर में नहीं देखे। ये भी उर्दू की तरक्की में एक बहुत अहम हिस्सा है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रिंसिपल जनाब जौहर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। पहले तो मैं उर्दू चैनल और मुंबई यूनिवर्सिटी का और जश्न उर्दू कमेटी का, बिलखुसूस डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब का, शहर भिवंडी की तरफ से ममनून हूँ कि मुंबई में भिवंडी में उर्दू अदब इस उन्वान पर यह मुज़ाकरा आपने रखा। आज के इस मुज़ाकरे की एक ख़ूबी मुझे ये भी नज़र आई कि उर्दू के मुतालिक ये मुज़ाकरा जो है ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में बपा है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ मराठी भवन में भी उर्दू की कुछ तकरीबात चल रही हैं। तो मैं इस तरफ सबकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज की इस महफ़िल में असल में भिवंडी से और कुछ मुक़र्रिरीन मदऊ थे, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि बहुत सारी वजूहात की वजह से वो नहीं आ सके। मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब बिलखुसूस, जिनका भिवंडी शहर में के अदब और अदब की तारीख़ पर मलका है, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, वो किसी वजह से वो भी यहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि मुखलिस मदऊ साहब मेरे दोस्त, इन्होंने बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उस कमी को या नुमाइंदगी करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और इस वक्त जो लोग यहाँ से भिवंडी में मौजूद हैं, उनमें सबसे मौजू शख्सियत अगर किसी की हो सकती थी तो वो मुखलिस मदऊ साहब। उर्दू के यहाँ पर दो जजीरे हैं, एक मुंबई है और एक भिवंडी है। मैं गुज़िश्ता 15 बरसों से ये देख रहा हूँ, ये कब से ये सिलसिला जारी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो कम से कम गुज़िश्ता 15 बरसों से देख रहा हूँ कि भिवंडी का एक शख्स है जो अपनी खुद की कार लेता है
अपना खुद के पैसों से उसमें फुल भरता है और दोस्त और अहबाब को जमा करता है और ख़ुद कार ड्राइव करता है और मुंबई की छोटी बड़ी हर महफिल में सामे की हैसियत से शिरकत करता है और करवाता है और फिर वापसी में सबको खाना भी खिलाता है रास्ते में जहाँ पर, और वो मुखलिस है। दोस्तों के तंज को भी सुनता है। हाँ, और ये दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। तो सफ़र इसी शेर पे ख़त्म होता है। उर्दू के लिए असल में ऐसे ही काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है आज के दौर में। मज़द हाज़रीन, जब हम ज़बान के हाल पर गुफ्तगू करते हैं तो खाही ना खाही गुफ्तगू जो है वो ज़बान की और अदब की तारीख़ की तरफ ज़रूर चली जाती है, क्योंकि अगर हम हाल को फल कहें तो फल पर गुफ्तगू करते करते गुफ्तगू जड़ तक ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि जो हाल है वो जड़ से ही ग़िज़ा हासिल करता है। और ऐसा ही आज की इस महफिल में भी हुआ। गुफ्तगू बार बार हाल की तरफ आती थी और तारीख़ की तरफ पलटती थी। ये जो प्यारी बच्चियां पीछे बैठी हैं, हमारी बेटियां, ये जो आज हमारी ज़बान का फल हैं, ये आगे हमारी ज़बान की जड़ें बनने वाली हैं। तो आज के इस मुज़ाकरे की खूबी ये है, और मैं कमर सिद्दीकी साहब को और प्रोफेसर आप जो यहाँ पे प्रोफेसरान हैं, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस बात का ख्याल रखा कि ज़ौक़ से या शौक़ से या कुछ खौफ दिलाकर किसी न किसी ज़रिए से आपने, वालेकुम अस्सलाम, इरफान बर्डी साहब, आपका इस्तकबाल है और उम्मीद नहीं थी, आप आए तो बहुत आपने आकर एडवोकेट यासीन साहब की नुमाइंदगी की है। आज सर आप ही की कार से यहाँ पर आने वाले थे, आपका इस्तकबाल है। भिवंडी शहर ने अदब को जिन हवालों से अपना ताउन दिया है, उनमें एक बहुत बड़ा हवाला जो है वो ड्रामा निगारी और स्टेज पर ड्रामा पेश करना। तो भिवंडी से जो दो बहुत नुमाया नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने मुंबई के स्टेज पर ड्रामे की दुनिया में कंट्रीब्यूट किया है, एक नाम इरफान बर्डी साहब का है और दूसरे हमारे दोस्त सादिक अंसारी साहब का है। इरफान भाई का यहाँ पर आना गोया अदब की उस सिन्फ की नुमाइंदगी है जो भिवंडी ने कंट्रीब्यूट की है ड्रामे की दुनिया को। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं उर्दू ज़बान के हवाले से हाल और उसके माजी की मैं बात कर रहा था। तो इसकी अहमियत असल में इसलिए है बहुत ज़्यादा मानवियत कि अगर हम देखें दो शहरों की तारीख़ पर, तो मुंबई और भिवंडी, तो अदब के हवाले से मुंबई का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। जो बड़े शोरा कैसरुल जाफरी साहब, मरहूम ज़फ़र गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, बहुत तवील फहरिस्त है जिन्होंने मुल्क गिर पैमाने पर नहीं बल्कि आलमी ये हमारी सरहदों से पार दूर तक उर्दू को पहुंचाया। आप अगर भिवंडी के ताल्लुक़ से इसी नुक्ते नज़र से भिवंडी को देखें तो आपको ऐसे नाम वहाँ बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो जड़ की है कि उस जड़ को, उस फल को ग़िज़ा कहाँ से मिलती है। इस बात पर आप अगर गौर करें और ये देखें कि उर्दू के लिए जो ख़तरात का, जिन ख़तरात का ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है, एक सवाल खड़ा किया जाए कि मुंबई में उर्दू का मुस्तक़बिल कितना रोशन है और भिवंडी में उर्दू का मुस्तक़बिल कितना रोशन है, और हाज़रीन से ये कहा जाए कि इस पर बहुत गौर व फिक्र करने के बाद, मुतालिया करने के बाद इसे आप A, B, C और D ग्रेड दें ख़तरे के एतबार से, तो आप ये देखेंगे कि अक्सर हाज़रीन ये कहेंगे कि भिवंडी में उर्दू
मुंबई की बनिस्बत ज़्यादा महफूज है। अब इस बात की थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है, वगरना इसे अपने शहर के लिए किसी यूँ समझे बायास का भी जानिबदारी का शुबा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ न कुछ दलील देनी भी ज़रूरी है। ज़बान कहाँ रहती है, ज़बान कहाँ बसती है? ज़बान किताबों में बसती है। ज़बानों का एक घर किताबें हैं, ज़बानों का एक घर अदीब हैं और शोरा हैं। और इन्हें भी अगर हम ज़बानों का घर कहें, ये सब अगर घर हैं, तो कोई भी बस्ती सिर्फ घरों से नहीं बनती। घरों के दरमियान राबते भी होने चाहिए, रास्ते भी होने चाहिए। और भिवंडी वो शहर है जहाँ पर अदब के घर भले ही कम हो या अदब के बड़े घर भले ही कम हो, लेकिन वहाँ अदब की झोपड़ियाँ हैं और वहाँ पर ज़बान के रास्ते हैं, रास्ते। और वो रास्ते क्या हैं? वो रास्ते हैं हमारे तालीमी इदारे। तालीमी इदारे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई मुखलिस मधु का कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब की गुफ्तगू का बहुत अच्छा इहाता किया है। भिवंडी के अदबी मंजरनामे को भिवंडी की तारीख के हवाले से पेश करें। और मेरा काम अब ये आसान ये हो गया कि मैं भिवंडी का उर्दू तालीम का मंजरनामा अभी अगर पेश करूं तो मैं ये समझूंगा कि भाई बात जो है वो मुकम्मल हुई। पहले अदब की जो बात गुफ्तगू तकल्लुफ़ के तहत, हालांकि मुखलिस साहब के एजेंडा में वो चीज़ शामिल थी कि वो करें, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बुनियादी और ज़मीनी सतह पर वहाँ पर काम किए हैं कुछ तालीमी इदारों ने, और उसमें बहुत नुमाया काम कोकन मुस्लिम, नाम जो है वो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का है, और उसके साबिक सदर मोहतरम असलम फ़की साहब का। और हम उनकी आज यहाँ पे सेहत की दुआ करते हैं। असलम फ़की साहब ने, मैंने जितना अरसा उनका देखा, उर्दू के तरवीज और तरक्की और तालीमी इदारों में उसको मजबूत करने के लिए तसलसल से काम किया। कुछ काम होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अपना असर इसलिए खो देते हैं कि उनके दरमियान तसलसल नहीं होता। अमल छोटा हो लेकिन उसमें अगर तसलसल हो तो वो अपना इम्पैक्ट देता है। पत्थर में एक बूंद सुराख पैदा कर देती है। अदसे के ज़रिए से आप धूप को मरकूज़ करें तो वो कागज़ को जला सकता है, और वहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है, वो है इर्तिकाज़ के साथ में तसलसल। मोहतरम असलम फ़की साहब ने कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के हवाले से उर्दू के लिए तसलसल के साथ में कुछ काम किया है, और उसमें से एक ये है कि उन्होंने बज़्म इक़बाल क़ायम की। बज़्म इक़बाल ने इक़बाल कोर्स के नाम से कई साल तक मुसलसल इक़बाल सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो चलाया है। वहाँ पर इक़बाल की तफ़हीम की जाती थी और 30 शुरका, उसमें 30 तलबा इल्म होते थे। 1 साल के कोर्स मुकम्मल होने के बाद में इम्तिहान लिया जाता था और उसका सर्टिफिकेट दिया जाता था। इतना पायादार काम आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। मुशायरा एक हंगामा है। इल्मी अगर कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो वो एक हंगामा है, लेकिन तसलसल के साथ में एक कोर्स साल भर चलाना और कई साल चलाना, ये एक पायदार काम है। यकीनन कॉन्फ्रेंसेस की अपनी अहमियत है, यकीनन मुशायरों की एक अहमियत है, लेकिन इसकी पायदारी से भी हम इनकार नहीं कर सकते। 2 बहुत अच्छी किताबें उन्होंने शाये करवाईं। एक जो है वो सैल सुखन के नाम से उर्दू के मशहूर शोरा के मशहूर कलाम की तफ़हीम, और बहुत एहतमाम के साथ में उन्होंने उसको शाये करवाया। और उसके बाद में ख़ास तौर से इक़बाल के मुश्किल अशार की तफ़हीम पर एक किताब को शाये करवाया गया। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तहत ई लाइब्रेरी एक इदारा कायम किया गया। उस ई लाइब्रेरी ने, ये देखिए मैं तसलसल पे जोर दे रहा हूँ, कई बरसों तक तसलसल के साथ हर महीने
क्या पढ़ा आपने हमें भी सुनाए। इस टाइटल के तहत उर्दू पढ़ने वाले, किताब पढ़ने वालों की किताब के खुलासे को आम क़ारीन तक, आम सामीन तक पहुंचाया। ये काम बहुत तसलसल के साथ में ई लाइब्रेरी के ज़िम्न में किया गया। इस ई लाइब्रेरी ने उर्दू ड्रामे पेश किए। ये जब सिलसिला आगे बढ़ा तो कभी कभी छोटे काम बहुत बड़े और नामुमकिन काम के लिए हमको उभारते हैं। अगर ये छोटे छोटे काम न होते तो फिर शायद असलम फ़कीह साहब और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और रईस हाई स्कूल इस बात की हिम्मत न करता कि नोटबंदी के दौर में, जबकि सरमाए की कमी पैदा हो गई इमरजेंसी में अचानक, वहाँ सन 2016 में वो अजीम शान किताब मेला मुनक़िद करता। इसकी हिम्मत नहीं, और उसका रिस्पांस ये रहा कि पहली मरतबा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तारीख़ में किसी किताब मेले में 1,14,00,000 रुपये की किताबें फ़रोख्त हुई और तकरीबन 15 लाख रुपये की किताबों के ऑर्डर दिए गए और 13 लाख रुपए की किताबें सिर्फ अकेले रईस हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और वहाँ के असातिज़ा ने ख़रीदे। और उसका तरीक़ा ये रहा कि ये नहीं है कि जाकर किताबें ख़रीद ली गईं। 2 महीने बच्चों को ये कहा गया कि अपना एक गल्ला बनाइए और रोज़ाना उसमें 10 रुपये डालिए। बच्चे 10 रुपया जमा करते थे, तो किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपया जमा किया और बच्चों ने किताबें ख़रीदी। ये पायदार काम कर सके। मैं असल में बात ये कर रहा था कि अदब की तरफ अगर जाएं तो यकीनन उसकी तारीख़ बहुत तवील है भिवंडी शहर की, और हमारे दीगर साथी आते, क्योंकि एक मेरी अकेली गुफ्तगू में सबका अहाता बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तस्करा ज़रूर होना चाहिए भिवंडी की अंजुमनों का। और क्या हम देखते हैं कि किसी शहर में कोई अंजुमन जो है, उसने अदबी अंजुमन ने 70 साल मुकम्मल किए हों। भिवंडी शहर में ऐसी अंजुमनें हैं जिन्होंने 70 से अदबी अंजुमनें जिन्होंने 70 से 80 बरस मुकम्मल किए हैं, और आज भी वो छोटे और बड़े प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। अदबी तंजीमें वहाँ पर बहुत तसलसल से काम कर रही हैं आज, और यकीनी तौर पर इसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ज़बान और अदब को जो चैलेंजेस आए हैं, तो भिवंडी शहर में भी हैं। लाइब्रेरियाँ वहाँ की भी बंद हो रही हैं और पढ़ने वालों की तादाद वहाँ पर भी कम हो रही है। इसके बावजूद एक सबसे बड़ा जो सरमाया है वो भिवंडी शहर का, वो वहाँ के तालीमी इदारे। और अब मैं आप लोगों को चौंकाने जा रहा हूँ। भिवंडी एक ऐसा शहर है जहाँ पर उर्दू मीडियम के 48 प्राइमरी स्कूल हैं। 48 37 सेकेंडरी स्कूल हैं। ये मिलाकर 85 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर। ये तादाद आपको महाराष्ट्र में दूसरे किसी शहर में नहीं मिलेगी। वजह उसका सबब ये है कि अंग्रेज़ी के आने के बाद हर शहर में, वो मालेगांव और औरंगाबाद जैसा उर्दू का किला भी अगर है, तो वहाँ पर उर्दू के स्कूलें बंद हो रही हैं। भिवंडी महाराष्ट्र का वो अकेला शहर है जहाँ पर गुज़िश्ता 15 वर्षों में एक भी उर्दू मीडियम स्कूल कम नहीं हुआ है। अगर किसी वजह से ऐसा हुआ है, 2 स्कूलें बंद हुई हैं, तो वैसी ही 2 स्कूलें मज़ीद वहाँ पर कायम हुई हैं। उर्दू स्कूलों की तादाद में कमी नहीं हुई। तलबा की तादाद सुनकर आप चौंक पड़े होंगे। 44,000 बच्चे उर्दू, खालिस उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं इस शहर में। 44,000। ये मैं जो जड़ों की बात मैंने जो आगाज़ किया था कि अगर जड़ें जिंदा हैं, तो अगर दरख्त कट भी जाए तो वहाँ से दोबारा उसके ज़िंदा होने की पूरी गुंजाइश मौजूद होती है। भिवंडी अब उर्दू की जड़ों को मजबूत कर रहा है अपने तालीमी इदारों के ज़रिए। इस वक्त
महाराष्ट्र में भिवंडी के अलावा दूसरा कोई स्कूल, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर 8 उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज हैं। 8 उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज, जिनमें से 7 में साइंस उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू मीडियम के जरिए से। और ये जो तादाद है ये कमोबेश 5000 बनती है, जहां पर बच्चे उर्दू मीडियम से जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। उर्दू मीडियम से सेकेंडरी स्कूल और वहाँ से जूनियर कॉलेज पढ़ना इस बात की ज़मानत है कि हायर सेकेंडरी लेवल पर, माफ़ करें, कि हायर एजुकेशन की लेवल पर भी उर्दू ज़िंदा है। ये इस बात की ज़मानत होती है। अब मैं उस तरफ चलूँगा। भिवंडी में 3 इदारे हैं हायर एजुकेशन के, जहाँ पर उर्दू कोर्स, उर्दू सब्जेक्ट जो है वो मास्टर लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें BNN कॉलेज भी शामिल है। ये इस शहर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि वहाँ पर जो उर्दू डिपार्टमेंट है बहुत अच्छी शक्ल में नहीं है, बहरहाल लेकिन जिंदा है। भिवंडी शहर में उर्दू के ओपन यूनिवर्सिटी के 3 सेंटर। किसी और शहर में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते, इसका कोई अलग से डेटा मौजूद नहीं है मेरे पास। लेकिन यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी ये भिवंडी में मेरे रईस हाई स्कूल के अंदर कायम है। उस तवस्सुस से मुझे ये मालूम है कि हमारा YCMOU का सेंटर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर है, कि जिसमें जिस वक्त उर्दू शुरू किया गया MA का कोर्स, तो 110 तलबा ने उर्दू MA में दाखिला लिया था, और वो उस वक्त में महाराष्ट्र के किसी भी रजिस्ट्रेशन से दुगना से ज़्यादा की तादाद थी, क्योंकि अगला जो उससे कम वाली तादाद थी वो 46। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज भी कायम है। और यहाँ पर बात सिर्फ इस हिस्से की नहीं है कि तालीमी इदारे, खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। उर्दू अदब की ज़िंदा नुमाइंदा शख्सियत भिवंडी से खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब मौजूद हैं, और मैं ये बहुत एहसास हो रहा है कि जो कमी रह गई थी गैर हाज़िरी की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब के ज़रिए से बिल्कुल पूरी हो सकती है। तो मेरे बाद मैं ये चाहूँगा कि मुंतज़मीन जो हैं वो खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब को भी ज़हमत दें कि वो भी गुफ्तगू करें भिवंडी में उर्दू अदब के हवाले से। देखिए, अदब में ज़बान को पुख्ता करने में, जो अभी मैं तालीम की बात कर रहा था, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब के आने की वजह से मैं एक और पहलू को शामिल करता हूँ। बड़े बड़े कामों के साथ साथ जो कुछ ज़ेरी लहरें चलती हैं, जिनका इल्म आवाम को नहीं हो पाता, वो भी बहुत अहम है। नहर जब बहती है तो जो ऊपर की लहरें हैं उनमें बहुत ज़्यादा बहाव होता है, बल्कि शोर भी होता है, लेकिन ओशनोलॉजी ये बताती है कि जो अंदर है, अंदर वो वहाँ पर उतना तूफ़ान नहीं होता। और अगर हम ज़बान के हवाले से कहें तो वो हिस्सा तहकीक का है। आप किसी शहर को मुकम्मल तौर पर शहर अदब उसी वक्त कह सकते हैं जहाँ पर वहाँ पर इन अदबी हंगामों के साथ अदब की ज़ीरी लहरों में तहकीक का भी काम चलता रहे। 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक मोमिन जान आलम रहबर साहब और मोहतरम खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब। हमें बहुत फ़ख्र के साथ में ये हम कह सकते हैं कि भिवंडी शहर से अदब में, ज़बान में तहकीक का ये काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका दम हमारे लिए गनीमत है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तालीम के हवाले से बात कर रहा हूँ। भिवंडी का ये जो कंट्रीब्यूशन है ये गैर मामूली इसलिए हम समझते हैं कि अगर हम आज ये कहें कि सारी किताबें ज़ाय कर दिए जाएं, सारी अदब की किताबें ज़ाय कर दी जाएं, अगर हम ये कहें कि सारे शोरा को और अदीब को जिनके सीनों के अंदर अदब महफूज है, वो कहीं पर उनको नज़रबंद कर दिया जाए, तो फिर ज़बान कहाँ ज़िंदा है? तो फिर ज़बान ज़िंदा है तालीमी इदारों में और उर्दू के ज़रिए से तालीम हासिल करने वाले बच्चों के अंदर।
मैं एक बात और ये इस बात की तौसीक़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुशायरों की बहुत अहमियत है, अदबी महफ़िलों की बहुत अहमियत है, अदब की किताबों की बहुत अहमियत है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे अफसाने हैं, नावल हैं, इनकी भी बहुत अहमियत है। अदब जिस शक्ल में जहाँ है सब है, अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन आज के इस चैलेंज के दौर में हमारे सामने बहुत बड़ा एक ये चैलेंज है कि हमारे मुस्तक़बिल के कारी कौन, हमारे लिखने वालों के साथ में इनको पढ़ने वाले कौन। ये काम अगर तसलसल से कहीं हो रहा है तो वो हमारे तालीमी इदारों में हो रहा है। आप अपने आसपास देखें, क्या कहीं कोई ऐसी महफ़िलें हैं कि जहाँ पर बाकायदा सामाईन को तैयार किया जा सके। तालीमी इदारों में ये काम हो सकता है। और शादाब रशीद साहब और हमारे एम मुबीन साहब उस अजीम तहरीक का बहुत नुमाया हिस्सा है। एम मुबीन साहब ही की तहरीक पर रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, और खलीकुमुज़्ज़मान नुसरत साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। रईस हाई स्कूल में हाफिज़ वली अहमद ख़ान साहब के अहमा पर एक 2 रोज़ की एक महफ़िल बच्चों के लिए ट्रेनिंग मुनक़िद की गई, कहानी कैसे लिखें। और 14 से 16 साल के बच्चों को कहानी लिखने की तरबियत दी गई। और वहाँ पर उसके अलावा 40-50 बच्चे और मौजूद थे जिन्होंने वो सब कुछ सीखा। ये मुस्तक़बिल को तैयार करने में तसलसल के साथ में जो भिवंडी में काम हो रहा है उस पर हमें बहुत फ़ख्र है। कल कहीं पर भी अगर उर्दू को ख़तरा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि वो आखिरी शहर होगा कि जहाँ पर उर्दू जो है अपने सिपाहियों को भेज सकेगी, वो भिवंडी शहर है। इसलिए कि वहाँ पर इस पाए का ये काम हो रहा है। तालीमी इदारे जितने ज़िंदा हैं, मैं उस बात को दोबारा कोट करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का वो अकेला शहर जहाँ पर उर्दू स्कूलें आज भी एक तादाद कम नहीं हुई। और एक बात मैं कहना भूल गया, महाराष्ट्र का वो अकेला शहर है, यूडाइस के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर हर बरस 200 बच्चों का उर्दू मीडियम में तादाद में इजाफा होता है। इस इजाफे में कमी है, इस इजाफे में कमी है। आज से 10 बरस पहले हर बरस 500 बच्चों का इजाफा होता था, लेकिन आज वो इजाफा कायम है, 200 बच्चों का इजाफा हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं रईस जूनियर कॉलेज के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद बरसों में रईस कॉलेज उन वाहिद चंद इदारों में से एक है जहाँ पर उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के सेक्शंस में तसलसल से इजाफा हुआ। सन 2008 में 1 डिवीज़न का इजाफा हुआ, सन 2009 में 1 डिवीज़न का इजाफा हुआ, फिर सन 2010 में 1 और डिवीज़न का इजाफा हुआ, फिर तकरीबन 10 साल के गैप के बाद में वहाँ पर 2 डिवीज़न का और इजाफा हुआ है। ये उर्दू मीडियम एक ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पर सन 2008 से लेकर सन 2022 तक उर्दू सेक्शन के अंदर 4 डिवीज़न 5 डिवीज़न जूनियर कॉलेज में खोले गए। तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन उर्दू ज़बान की पुख्तगी का कोई शहर और कर सकता है। मैं बहुत बहुत ममनून हूँ आप तमाम लोगों का, उर्दू चैनल का, मुंबई यूनिवर्सिटी का, खुसूसी तौर पर डॉक्टर क़मर सिद्दीकी साहब का, कि आपने यहाँ पर आकर अब हमें अपने मियाँ मिट्ठू बनने का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में भिवंडी का उर्दू का जो मंजरनामा पेश किया, बड़ी खुशी की बात है, बड़े खुशाइन बातें हैं। मैं अब इसी गुफ्तगू को आगे और जारी रखने के लिए हमारे बीच हमारे मौजूद मेहमान जनाब खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप डायस पर आएँ और इस गुफ्तगू को अपने तजर्बे के साथ उसको आगे बढ़ाएं। ये मुज़ाकरा है सर, सामीन भी इसमें शामिल है इंशाअल्लाह। सर भी सामीन के तौर पर ही आए। नहीं, ये भी एक
बड़ी बात है कि यहाँ पे बाकायदा मधु मेरे अलावा कोई नहीं है, बाकायदा इस हैसियत से, बोलने की हैसियत से। लेकिन भिवंडी का यानी ये तारीख हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हमारे सीनों में भी दफ्न है। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक ये 2 मिनट पहले सर को कहा कहा गया कि गया और आपने उनकी गुफ्तगू में रवानी देखी, बिल्कुल। तसलसल देखा, एकदम तसल्सल। नाम से लेकर यहाँ तक पहुँचे। इसलिए ये कोई तैयारी नहीं बल्कि ये सीनों का हिस्सा है जो बेशक, निकल के सामने आया है और सर भी उसी बात को मुकम्मल करें। सर प्लीज। इरफान भाई खुश आमदीद आप। अस्सलाम वालेकुम। मनस्सलाम। भिवंडी की तारीख़ के ताल्लुक से, अरबी तारीख़ के ताल्लुक से कुछ बात कर लो। भिवंडी के इब्तदा के शायर मुंशी इलियास आफा, गुलाम रसूल आगा और उनके बाद बेताब निज़ामपुरी हैं, बहुत से लोग हैं, बड़ा बड़ा नाम जो है अच्छे खबर नाम है। अब्दुल मजीद शादाब आपके नाना मेरे वालिद थे। ये लोग जो है, इन लोगों ने भिवंडी में बड़ा काम किया है। जब उन लोगों को उठने बैठने की मतलब तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा नहीं मालूम था, मुशायरे में कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, तो हमने इन बुज़ुर्गों से सीखा। शब्बीर अहमद राही हों, हमारे उस्ताद फैज़ी निज़ामपुरी थे, उनसे हम तो 4-5 घंटा उनके घर पे रहते, चाय पे चाय आती थी, पिलाते थे और यही सब बताते थे। तो तकरीर में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जो है बैंकर रहे हैं सर मज़ा नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं बैठे हैं। पॉइंट से बता तहरीक ले रहे हैं। हाँ, भिवंडी की तारीख में जो लोग बाहर से आए उनकी ज़बान उर्दू थी। बाहर से मुराद 1857 के बाद जो आए 7 वर्ष के करीब, और यहाँ आकर के यहाँ भी ज़बान उर्दू थी। इन लोगों ने, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कोकनी हज़रात जो है उनकी बड़ी, और मेमन दो, कि वहाँ से आए हुए लोगों का खैर मकदम किया, अपने यहाँ जगह दी। वो आप जानते होंगे, वो हिंदुस्तानी मस्जिद नाम की वो पड़ा। पहले वहाँ से जो लोग आते थे ना, उनको हिंदुस्तानी कहा जाता। वो मस्जिद उन्हीं लोगों के लिए बनाई हुई, और सबसे पहला जो आया था वो उसी इलाके में बसे हुए, झोपड़ा टाइप का लगा कर। तो हिंदुस्तानी मस्जिद इसलिए कि वो हिंदुस्तान अलग था, ये दक्कन का इलाका था, इसीलिए उसको आज भी हम लोग घर के जो औरतें होती है पुरानी, वो हिंदुस्तानी हैं, मतलब कहा जाता है वो हिंदुस्तानी है। तो ये एक ही कंट्री फैक्ट है। हाँ, तो इनकी ज़बान भी अरबी ज़्यादा थी, उर्दू कम, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, कुर्बानियाँ दी हैं। वो आने वाले तो उर्दू वाले है ही हैं, इन लोगों ने क्या कुर्बानी दी। अगर ये लोग मराठी पढ़ाते तो बड़े बड़े ओहदे पे जाते। ये है ना तरीका। बहुत सही बात कही सर आपने। लेकिन बहुत अच्छी बात। इन लोगों ने मराठी नहीं पढ़ाया, जैसे खानदेश वालों ने पढ़ाया, मराठी पढ़ाया उन्होंने। तो वो आज हर जगह जॉब पे है। हम ये नहीं कहते कि अपनी सलाहियत से हैं। हम जैसे मलिक ताशे हैं, ये सब जो है कमिश्नर रहे हैं, ये बड़े बड़े ओहदे पर रहे। लेकिन अगर ये मराठी पढ़ाते तो ये बहुत बड़े बड़े ओहदों पर जाते। इसकी परवाह नहीं की उन्होंने, क्योंकि हमारा तमाम विरसा इसी के अंदर है, उर्दू के अंदर, और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ। सर उनका रुझान दीनी था, हाँ, दीनी। इसलिए दीनी उन्होंने पहले से था। उर्दू ऑप्ट किया खासतौर पर उस असासे की। अब यह है कि उसका असर ये था कि वो अरबी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मज़हब जो है अरबी में ज़्यादा है, तो अरबी के लोग ज़्यादा मिलते थे, पढ़ते थे। उनकी ज़बान वगैरह टूटी हुई थी, कायदा वगैरह जो है ना, तो ज़बान का भी मामला था। तो उर्दू जो बाद में पढ़ाई गई उनको, तो ज़बान में थोड़ा सा कहीं कहीं लुकनत है या फ़र्क है थोड़ा। कहने का मतलब इनकी भी कुर्बानियाँ हैं। मेमन बरादरी का भी वही हाल है। मेमन भी यहाँ की पुरानी बरादरी है, जो बात यहाँ से आए हैं। पहले तो भिवंडी शहर जो है, अभी जो शहर है, वहाँ पहले कलेक्टर ऑफिस था, ये कस्टम ऑफिस खाड़ी के पास, तो कस्टम ऑफिस था। तो एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह जो है ना, ब्यूनी नाम का बंदरगाह। एक बार हमने भी बताया पहले, सिर्फ हमने बताया कि ब्यूनी नाम है, और कल्याण का क्यूनी पहला नाम वही है, यहीं से बदला है वो। बाद में भीमड़ी और भीमवाड़ी है सब, लेकिन पहला बंदरगाह जो है वो ब्यूनी था, उसके नाम से बना है। खैर,
हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे जिसका नाम लिया हमने, गुलाम रसूल आगा। अब ये तो एक ऐलान मैं आपको कर दूं कि गुलाम रसूल आगा का मजमुआ मेरे पास है, अच्छा, उनके हाथ से लिखा हुआ क्या बखत बात है। शायर। वाह। और मज़र आगा के सब वालिद। अभी मज़र अभी आगा अभी के तैयार वालिद। हुआ है। वो इब्तदा के शायर थे। तो अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं फिर और आया हूँ बोलने के लिए और कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। खैर, तो गुलाम रसूल आगा का मजमूआ मेरे पास रखा हुआ है, उनके ख़त में है, और वो ख़त कशीदा है, बहुत मुश्किल है पढ़ना, लेकिन मैंने करा दिया है किसी तरह काम। अब आप लोगों से के हवाले कर दूंगा कि भाई आपको जो बिल्कुल करना सर, है बिल्कुल। कीजिए। हाजिर उसके। तो वो डब्बे में रखा था उन्होंने, वो जो बच्चों का पूजा होता है ना, जिसमें पैसा रखते हैं, उसमें डेली गज़ल कहते जाते थे और उसके अंदर चीट रखते जाते थे, बहुत कीमती वो मेरे पास रखा हुआ है। तो दफीना। काम हम लोग ऐसा करते हैं कि आप बताइए, गुलाम रसूल आगा का उनके वारिसों को बात मालूम है क्या? नहीं मालूम। नहीं। हाँ, ठीक है। इसी तरह बहुत लोगों का की किताबें हमने छापी है। ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इतना पुराना मजमुआ जो नहीं छप रहा था, बेकार रखा था, उसको हमने ले लिया अपने कब्जे में और ले के उसको फ्रेश किया। और वो भी ख़त पुराना है। ख़त पुराना होगा तो उसमें गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी हाल में मुश्तर खैराबादी का जो छपा है ना, तो उसमें भी गलतियाँ बहुत हैं। वही ख़त है उसके अंदर, अच्छा। मुश्तर खैराबादी वही ख़त है। और वो सानिए, उनको हमने उनके शेरों का जब मुताला किया तो हमने कहा वो सानिए जिगर है। ये बहुत बड़ी बात डिक्लेयर कर दिया, वो सानिए जिगर थे हमारे गुलाम रसूल आगा। इसके बाद हमारे उस्ताद थे फैज़ी निज़ामपुरी, शब्बीर अहमद राही। आप तो जानते होंगे शब्बीर अहमद राही को सबने देखा है। शब्बीर अहमद राही बेहतरीन मुक़र्रिर थे और नस्र पे बड़ी महारत थी उनको, शायरी से ज़्यादा नस्र पे महारत थी। शायरी तो खैर ऐसी कर लेते हैं लोग, जैसा मैं कर लेता हूँ, तो नस्र पे बड़ी महारत थी। लेकिन हमको अफसोस है कि इतने काबिल लोग इस शहर में रहे। आपने कहा कि जानी आलम रहबर जी। और जैसे और कोई हाँ, हैं, जी, जी, सबका नाम गिनवाना नहीं, हाँ जी। ये लोग दूसरों के बारे में नहीं लिखते। इनकी थिंकिंग ऐसी है कि हम अगर ज़ियाउर रहमान साहब की तारीफ़ कर देंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। नहीं, आदमी अपनी सलाहियत से बड़ा होता है, आपके लिखने से नहीं होगा। आप भी मशहूर होते हैं ना। अभी मैं गुलाम रसूल आगा का या मासूम अंसारी की 4 किताबें छाप दी हैं, मरने के बाद 4 किताबें छाप दी हैं। बेचारे गरीब का वो क्या छापता है। सही। मैंने 4 किताब, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो ये आज उसकी दुआएं कितनी मिलेगी इनको? मिलेगी ना। तो इसको कार्य सवाब समझ के करना चाहिए। दूसरों का काम दूसरों के ऊपर लिखना, किसी ने नहीं लिखा है। बस वही जब उनको पूछा जाता है ना कि भाई चलिए आपको पेशलफ लिख दीजिए, तो 2-4 मजमून मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि आपने काम करवा लिया था उन लोगों से, पूरी टीम एक हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा काम, तरसील तरसील सुखन। तरसील, तरसील 4-5 आदमी को बैठा के वो दे दिया था आपने। जी हाँ जी। टास्क था। हाँ, शायर तो हमारे यहाँ बहुत पहले से अच्छे शायर थे। अयूब फहमी साहब थे, तरक्की पसंद शायरी करते थे, लेकिन तरक्की पसंद नहीं थे। ज़ैड आबिद वगैरह भी तरक्की पसंद नहीं थे, शायरी करते। उस ज़माने का फैशन था तरक्की पसंदों के जैसा शायरी करना। अदीब मालिकानी को वो लोग बोलते हैं कि वो तरक्की पसंद थे, नहीं, चलन था, तरक्की पसंद ट्रेंड था। हाँ, उनके अशार में है अलग बात। अब वो अयूब फहमी कहते हैं, आज रहने दो गरीबों के लहू का सौदा, आज रहने दो गरीबों के लहू का सौदा, कल खरीदोगे तो कुछ और भी महंगा, सॉरी सस्ता होगा, सस्ता होगा, कुछ और थोड़ा बुढ़ापा आ गया भाई सस्ता होगा। तो इस तरह का शेर भिवंडी में बताइए, तो इस शेर को अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में फैला देते तो आज अयूब फहमी गैर मारूफ नहीं रहता, मशहूर हो जाता। उनके और भी अशार हैं, अजंता एलोरा पे जो है उनकी गज़लें हैं, गज़ल तसलसल भी है और शेर भी है। तो ये सब चीज़ लोगों को चाहिए, सिर्फ वाह कर देने से काम नहीं होगा। अपने असासे को रखिए और उसको बाहर भेजिए। बेशक बेशक। यहाँ के शायरों का बहुत बड़ा कुछ हो गया लगता है हमारे लिए, तो यही मुसीबत है। नहीं सर, असल में आप कुर्बान
दरबान खड़ा रहता है खैर। कभी और मुलाकात है हाँ ठीक है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो असासा है उसकी इशाअत कीजिए, उसको ऊपर लाइए, देखिए किसके पास है, उस पर पैसा खर्च कीजिए जैसा कि हम करते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो यहाँ का जो है मैटर हम यहाँ की चीज़ें छापते हैं तो पूरी दुनिया में हम भेज देते हैं, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, हर जगह भेज देते हैं, अपने ताल्लुकात वालों को भेज देते हैं। जैसे बरमहल अशार जाता है उसी के साथ साथ भेज देते हैं, आते हैं लोग, भिवंडी का या कहीं का पता वो लोग भेजते हैं, हैदराबाद का। तो हमारी गुजारिश है, मुज़ाकरा इसीलिए है, तो हमारी गुजारिश है कि वो असासा निकलवाइए, नहीं तो ज़ाया हो जाएगा, जैसे अबूकर जनाब का ज़ाया हो गया है। और किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी जो है अख्तर जमाल एक नौजवान शायर था, बहुत अच्छा, उसका मसौदा पड़ा हुआ है, कुछ कभी नहीं छपेगा। उनके वारिसों में उतनी सकत नहीं है, उतना दिमाग नहीं है, ये अदब के लिए कोई देता नहीं है पैसा। कल जो बात हुई थी कि लोग मुखैर नहीं हैं कॉर्पोरेट वगैरह उर्दू के लिए, जी, तो ऐसा है, लेकिन बनिए, इसके लिए भी पैसा खर्च कीजिए और कोशिश कीजिए। हाँ, अब माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी उर्दू बोली और हर बात के दो पहलू होते हैं, या मुस्बत होगा या मनफी होगा। तो माशाल्लाह आप लोगों ने तमाम जो है मुस्बत पहलुओं पे गुफ्तगू की, लेकिन कुछ मनफी पहलू भी होते हैं जिसको अभी बताया ना हमने, जिसको सामने ला करके हमारी तरबियत होनी चाहिए, है ना। सिर्फ तारीफों से कुछ नहीं होता, नुकसानात कुछ हो रहे हैं कुछ वजह से, कुछ बातों से, तो उनको दुरुस्त करना चाहिए ताकि हमारी जो है तरबियत बहुत। तो मेरा कुछ तल्ख तजुर्बा रहा है भिवंडी को लेकर के कि एक बहुत ही करीब का भी मामला मेरे साथ में गुजरा परसों के दिन, कि हमारे जो अब्दुल्ला ज़करिया नदीम साहब, तो उनका भी जो है इजरा हुआ किताब का। तो उस किताब के इजरा के बाद में लोगों से मुलाकात भी हुई, तो मैंने ये देखा कि उर्दू के साथ जो है इलाकाई तासुब जो है वो अभी भी बाकी है। यानी हम बज़ाहिर उर्दू से अपने आप को उर्दू का कहते हैं, लेकिन उर्दू का कहने के साथ में हमें जो है अपने दिल से इलाकाई तासुब को निकालना चाहिए। क्योंकि आप उर्दू के लिए बात करें, किसी भी इलाके का फनकार हो, तो अगर आप उसकी अच्छे फन पर अगर आप उसकी जो है सताइश नहीं कर रहे हैं या उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर में नुकसान किसका होगा? उर्दू का नुकसान होगा, है ना। तो अभी जो है अब्दुल्ला ज़करिया नदीम साहब जो है वो आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी लोग अभी जो हमारा जो बम्बई है, ये बम्बई के लोग नहीं है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आके बसे हुए हैं, है ना। ये बम्बई लोगों से आबाद है, बम्बई के लोगों से आबाद नहीं है, जो बाहर के लोग आए उनसे आबाद है। तो उन्होंने एक साथी, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि वो आजमगढ़ के हैं, तो एक साथी जो है भिवंडी से जो है बहुत उर्दू के लिए जो बहुत कोशिश रहते हैं, बहुत जो है महफिलें वगैरह सजाते रहते हैं। तो वो आके उनसे कहने लगे कि आप माशाल्लाह हमारे इलाके से हैं, तो हम जो है आपकी इस किताब का इजरा बहुत ज़्यादा पैमाने पे करेंगे, बहुत इलाकों में करेंगे। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये शायर, ये बहुत अच्छे शायर है अब्दुल्ला ज़करिया नदीम जी, अगर ये शायर आजमगढ़ के नहीं होते तो क्या आप इनकी इतनी पजीराई करते? क्या आप उनके साथ ये कहते कि आप बहुत अच्छे फनकार हैं, हम आपकी किताब का और भी इलाकों में इजरा करेंगे? तो ये इलाकाई तासुब कब जाएगा? ऐसे जो मुंबई जो है वो सिर्फ एक यहीं के लोगों से नहीं बसा हुआ है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर के लिख रहे हैं और उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। तो ये मेरा ये सवाल है कि ये इलाका अच्छा, ये तो एक मैंने जस्ट अभी का ही बात बताई है, ऐसे मेरे और भी पिछले तल्ख तजुर्बात हुए हैं जिसको मैं अभी यहाँ पर इस गुफ्तगू में, क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ उस पर। तो ये मैं इसके ऊपर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप इसके लिए क्या कहेंगे? ज़िया रहमान साहब, हाँ मैं जवाब देता हूँ। मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है, दो देखिए, कोई एक या दो शख्स भिवंडी शहर के आम मिजाज की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, किसी और की क्या मिसाल? मैं, मेरे एक तरफ कोकनी बैठे हैं, ये मेरे कोकनी भाई बैठे हैं। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, कोकन।
अब मैं सिर्फ इसी इदारे के हवाले से कुछ मिसालें आपको देना चाहता हूँ। सन 2008 में वहाँ पर सदर मुदर्रिस का ओहदा खाली हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। मेरे से बड़े वहाँ पर तकरीबन 50 लोग और होंगे। KME सोसाइटी में 200 लोग और होंगे। कोकनियों के इदारे में जहाँ के मुंतज़मीन सारे कोकन बिरादरी के हैं, और मेरा वहाँ पर कोई असर व रसूख नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार और जान पहचान वाला किसी भी मैनेजमेंट में किसी भी ओहदे पर नहीं है। मुझे वहाँ का सदर मुदर्रिस सन 2008 में बनाया। इस वक्त उसी जूनियर कॉलेज में जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो आज़मगढ़ से। और अगर हम हिस्ट्री देखें कि उनसे पहले जो वाइस प्रिंसिपल थे वो कहाँ के थे, तो वो आज़मगढ़ के थे। उससे पहले के कहाँ के थे, तो वो आज़मगढ़ के थे। तो मैं ये सिर्फ कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के हवाले से ये बातें बताई हैं आपको। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है, जो आप कह रहे हैं, ये है, लेकिन ये भिवंडी की तखसीस से नहीं। इस मिजाज के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, और उसी तनासुब में मिलेंगे, हर इदारे में मिलेंगे। और तासुब ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर कोई बुनियाद तासुब की नहीं बन पाती, तासुब अपनी एक बुनियाद बना लेता है, एक अपनी बुनियाद बना लेता है। हाँ जी, मिसाल के तौर पर जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर उर्दू वाले जब 10 लोग एक साथ में मिल जाएंगे तो वहाँ वो उनके दरमियान में कोई इम्तियाज़ नहीं होगा, वो सब वहाँ पर गरीबुल वतन होंगे। फिर वहाँ पर एक तासुब की नई बुनियाद पैदा होगी, जो वहीं के रहने वाले हैं और जो यहाँ से गए हैं। तासुब अपनी बुनियाद पैदा करती है। सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपसे ये कहूँगा, मेरा मशवरा भी है और मैं भी तासुब के मुताल्लिक गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत रही है, मैंने अपने भाइयों से भी कहा है कि तासुब के मुताल्लिक गुफ्तगू कभी भी पब्लिक फोरम पर बिल्कुल न करें, क्योंकि उससे उसको बढ़ावा मिलता है। आप गुफ्तगू करें, तासुब के तस्करे की वो मौजूद है, उसका तस्करा नहीं करने से क्या वो खत्म होगा? वो करता है। मिसाल के तौर पर न्यूडिटी कहाँ नहीं है, लेकिन आप जब महफिलों में उसका तस्करा करते हैं तो आपको उससे आपको बढ़ावा मिलता है। मंटो से नज़रियाती इख्तिलाफ मेरा जो सबसे बुनियादी है वो यही है कि वो चीज़ जो मौजूद है वो उसको पब्लिश करके आवाम के सामने लाना चाहते हैं कि ये है। आप उसको अगर दबा दें तो उसको वहाँ जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर वो नहीं। गोया नज़रअंदाज करना ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में कोई तासुब नहीं है अभी, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में आज़मी और गैर आज़मी का एक तफरीक पैदा हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स से मिला हूँ, ऐसे लोग आज की दुनिया में बिल्कुल नहीं होंगे, एक ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसने मुझे अपनी निजी गुफ्तगू में कहा कि मुझे कोकनी मोमिन और अहले हदीस और गैर अहले हदीस मालूम ही नहीं था। मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, जब मैं भिवंडी में आया तो मुझे यहाँ पर मालूम हुआ कि ऐसा भी किस्म का कोई तासुब होता है। लेकिन जो चीज़ है, अगर हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको दूर करना चाहिए? देखिए, हमारी तारीख है, जो हमारे 2 स्कूल है, दिल्ली और लखनऊ वाले अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते थे। दिल्ली का वही आलम था, उससे बड़ा दबिस्तान तो हमारे साउथ में था, जो दक्षिणी सबिस्तान था। आज तक के कभी उनको जो कबूल नहीं किया गया। गालिब के हमपल्ला जो सिराज हो के वली हो, ये इन्होंने उनको को दी है, सबसे बड़ी बात, लेकिन उनको कबूल नहीं किया गया। ये क्या, ये इलाकाई तासुब, ये तो हमारा असल से ये होता ही रहता है। नई नस्ल को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमारे साथ भी हुआ है, ये एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगा। काम कीजिए आप। देखिए, उर्दू का नहीं हो रहा है, अगर आप में सलाहियतें हैं तो आपको मुसीबत मंगवाया गया है।
जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ नहीं जो महसूस कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ ये मौका नहीं ये था। मुज़ाकरा है, इसलिए नहीं, मुज़ाकरा होना अलग बात है। हाँ चलिए, वक्त से थोड़ा जवाब से पीछे चल मुत्तफिक रहे हैं। होना जरूरी नहीं हाँ, है। आपने अपनी सर, बात रखी, आपको जवाब प्रोफेसर दिया। साहब भिवंडी ने लेकिन 1 ही घंटा लिया है, नहीं यानी कोई मिला शुरू होने से खत्म होने तक। वो लेट होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए। मैं प्रोग्राम खत्म करने से